हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020 के फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध और नवाचार का रहता है। ये आपका 50 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे का आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमसे साथ जुड़ सकें। इसके साथ ही आपको बता दें, इससे पहले 2016 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। इसी चैनल पर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर PYQ की जो प्लेलिस्ट है उससे चेक कर लीजिए आप। इस चैनल पर जाकर वहाँ पर आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। और आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आगरे का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था और ये किस प्रकार का प्रश्न, आपसे ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है। ये जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, क्या स्मृति से संबंधित है या तर्क से संबंधित है या पूरक प्रश्न है या फिर विचारोत्तेजन है। तो ये जो आपका यहाँ पर सवाल है, जो प्रश्न है, ये स्मृति यानी कि मेमोरी से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। विलुम के अनुसार कितने सोपान यानी कि जो पक्ष है उसकी चर्चा की गई है, 3, 2, 5 या 6। तो विलुम के अनुसार टोटल कितने पक्षों की चर्चा की गई है, टोटल 6 पक्षों की चर्चा की गई है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 का आपको राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निबंध लेखन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर आती लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा, सभी स्टूडेंट्स बता देंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। और हमने अभी जो क्लास यहाँ पर स्टार्ट की है, इसमें भी आप देख सकते होंगे सबसे ऊपर यहाँ स्टार्टिंग में जो हेडिंग है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही लिखा हुआ है, यानी कि ये सारे के सारे बहुविकल्पीय, यानी कि इंग्लिश में कहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है, 4 क्या है, ठीक है, 4 क्या है, सतत है, असतत है, ये दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 क्या है, ये एक असतत है, क्या है, असतत है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। शैक्षिक नवाचार का क्या तात्पर्य है, शैक्षिक नवाचार। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार ही क्या कहलाता है, आपका शैक्षिक नवाचार कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों राइट आंसर हैं, उपयुक्त दोनों राइट आंसर हैं। अधिगम प्रक्रिया में नवाचार जो हम सीखते हैं और शिक्षण विधि में जो नवाचार, यही आपका शैक्षिक नवाचार कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आता है, शिक्षक का मूल्यांकन आता है, संस्थागत मूल्यांकन आता है, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, ये उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाते हैं, चाहे वो शिक्षक का मूल्यांकन हो या फिर विद्यार्थी का या फिर संस्थागत यानी कि रेगुलर मूल्यांकन हो। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। शैक्षिक शोध के कितने प्रकार हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो शैक्षिक शोध के टोटल 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे ये पूछा गया कि जो आपका परीक्षण होता है, जो टेस्ट होता है, उसके गुणों में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है। कि वैधता नहीं पाई जाती है, कि विश्वसनीयता नहीं पाई जाती है, जागरूकता नहीं पाई जाती है, या यह भी दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा जागरूकता, ये नहीं पाई जाती है परीक्षण के गुणों में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्यापक मूल्यांकन है उसका आशय क्या है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक मूल्यांकन से। तो प्रश्न संख्या 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन को ही व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। ऐसा मूल्यांकन जिसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष समाहित हों, उसी को हम व्यापक मूल्यांकन कह देते हैं। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं, पैकेट या परत, एक पत्र लेख, संकलित परत या फिर ये सभी। तो संचयी आलेख के ये सभी प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगले प्रश्न को। और जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। प्रश्न संख्या 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी जो क्रिया है वो पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। कृषि कार्य, भ्रमण, विज्ञान क्लब या पर्यटन। ठीक है, इनमें से कौन सी जो क्रिया है वो पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना होगा। तो जो कृषि कार्य है ये आपका पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है आपका, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में, 9 चरणों में, 6 चरणों में या फिर 8 चरणों में।
तो क्रियात्मक शोध का जो संपादन है वो आपका 8 चरणों में होता है, आपको यहाँ पर बताना होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 है, अनुसंधान के क्या कार्य हैं? सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, नवाचार करना, ये उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसंधान के ये सारे कार्य हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी कार्य अनुसंधान के। प्रश्न संख्या 14 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण, समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब समस्या हमारी और हल भी हमारी, क्रियात्मक शोध का आपका मूल आधार होता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है? क्या नियंत्रक के द्वारा, संकेतक के द्वारा, मापक के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा? तो केंद्रक यानी कि सेंसरी ये बच्चे के ज्ञान और कौशल का पता चलता है। ठीक है, तो इस सवाल का प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके साथ अब आपके यहाँ से अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि और भाई बहन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया कि मूल्यांकन की प्रविधियों के 2 प्रकार बता दीजिए। तो यहाँ पर टोटल जो मूल्यांकन के प्रकार हैं वो बताए गए हैं और इसमें आपका पहला है मौखिक मूल्यांकन, दूसरा लिखित, तीसरा साक्षात्कार, चौथा निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक और रचनात्मक। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके मूल्यांकन के प्रकार हैं, प्रविधियों के प्रकार हैं। तो प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक अच्छे परीक्षण के 2 गुण बता दीजिए। तो एक अच्छे परीक्षण के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? भाई योग्य हो, भाई भरोसेमंद हो, पठनीय हो। ये यहाँ पर प्राय 3 मूलभूत गुण बताए गए हैं एक अच्छे परीक्षण के। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि समाजमिति विधि का विकास किसने किया था? तो समाजमिति विधि का जो विकास है वो रोमानियाई मूल के एक अमेरिकी मनोचिकित्सक जैकब मोरे ने किया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो शिक्षण प्रक्रियाओं का जो विश्लेषण है वो प्राय है 3 प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यालय में क्लब का उद्देश्य क्या है? ठीक है, विद्यालय में क्लब का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय में क्लब का आशय एक ऐसी जगह से है जहाँ विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, सीखते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इधर भाई बहन भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। अगर प्रीवियस क्लासेस को आपने अटेंड नहीं किया 2016, 17, 18, 19 की, तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप जरूर अटेंड कर लीजिए। प्ले लिस्ट आपको इसी चैनल पर दे दी गई है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुप्रयोग विभिन्न शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के दौरान अनुभव, अधिगम के दौरान जो प्राप्त अनुभव होते हैं, इसके अलावा व्यवहारात्मक परिवर्तन आदि लिए जाते हैं, सारे के सारे मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 आपका क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है? कोई एक कारण भी लिख दीजिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शैक्षिक अभ्यास का विकास और कार्य पद्धति में सुधार लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख करो। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष सोचने में शामिल क्षमताओं का आकलन करते हैं। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन और मापन में कोई एक अंतर लिख दीजिए। तो प्रश्न संख्या 24 में आपको बताया गया कि मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। व्यक्ति मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं के बारे में भी बताता है। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। मापन क्या है? मूल्यांकन का ही एक अंग है, परंतु मापन जो है उसकी मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। परंतु मापन की अपेक्षा जो मूल्यांकन होता है वो अधिक व्यापक है और जो मापन है वो मूल्यांकन का ही एक पार्ट है। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। परीक्षण किससे कहते हैं? तो परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। प्रश्न संख्या 26 है। मौखिक परीक्षा के गुण और दोष बताइए। तो मौखिक परीक्षा के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। मौखिक परीक्षा के लाभों में अवधारणाओं की बेहतर अवधारणा, इसके अलावा बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और शिक्षक से तत्काल प्रतिक्रिया शामिल है। इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं मौखिक परीक्षा के? मौखिक परीक्षा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं वाले छात्रों के लिए मौखिक परीक्षाएं तनावपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 27 है। दस्ता आधारित मूल्यांकन क्या है? दस्ता आधारित मूल्यांकन एक कठोर और सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापना और निर्मित करना है।
प्रश्न संख्या 28 है, इसमें आपसे पूछा गया है परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में बताइए। तो ग्रेगरी ने सन 1992 में परीक्षण निर्माण के 5 चरणों का वर्णन किया है, जहां 5वां अंतिम चरण वस्तु के निर्माण करने के लिए बताता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। तो शिक्षण अधिगम के सुधार के लिए स्थानीय समुदाय छात्रों को रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद मिलती है, किसके द्वारा, शिक्षण अधिगम के सुधार के लिए। इसके साथ यहाँ पर आपका ये अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन छात्रों के शिक्षार्थी विकास को मापने और मान्यता प्राप्त करने का एक माध्यम होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके लिए आपको अलग से क्लास मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।